हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पैड तैयारी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तरंग और ध्वनि से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन भी ऑन कर लें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंचता रहे। चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें स्पेस तरंग गति का एक उदाहरण है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, अनुदैर्घ्य। एक कंपित क्वार्ट्ज क्रिस्टल द्वारा हवा में उत्पन्न अल्ट्रासोनिक तरंगें अनुदैर्घ्य तरंग गति का एक उदाहरण है। तरंग दो प्रकार की होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग और यांत्रिक तरंग। यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ। अगला प्रश्न है, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, मीटर है। तरंग दैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर है। इसमें दो लगातार तरंगों पर समान बिंदुओं के बीच मापी गई दूरी के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे दो क्रमागत शिखरों, एक लहर पर सबसे ऊपरी बिंदु के बीच मापा जा सकता है। तरंग दैर्घ्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा द्वारा निरूपित किया जाता है। अगला प्रश्न है, एक ध्वनि तरंग का वेग 700 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। ध्वनि तरंग की आवृत्ति की गणना कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 2000 हर्ट्ज है। ध्वनि का वेग v बराबर 700 मीटर प्रति सेकंड, तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर 35 सेंटीमीटर या 35/100 मीटर, तो v बराबर एन लैम्डा, तो n बराबर v अपॉन लैम्डा, तो n बराबर 700/35/100 जी ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पर 7000/35 बराबर n बराबर 2000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग नहीं किया जा सकता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए प्रयोग नहीं होता है। पराश्रव्य तरंगों के लिए माध्यम से चमगादड़ अपने शिकार का पता लगाती है। समुद्र की तह की गहराई ज्ञात करने में और मानव शरीर के आंतरिक अंगों की जांच करने के लिए पराश्रव्य तरंगों यानी अल्ट्रासाउंड वेव्स का प्रयोग किया जाता है, जबकि आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाने के लिए रडार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित ध्वनि में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वायु में ध्वनि को अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग के रूप में जाना जाता है और तरंग एक विक्षोभ है जो कंपनमान वस्तु द्वारा उत्पन्न होती है। ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य तरंगें होती हैं। यह संपीड़न और बेलन से बनती हैं। ध्वनि तरंगों को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगें कहते हैं। निर्वात में ध्वनि संचारित नहीं होती क्योंकि ध्वनि को संचारित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रकार के किस विद्युत चुम्बकीय विकिरण में सबसे लंबी तरंग दैर्घ्य होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेडियो तरंगों में। देखो, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, खोज करता है तरंग परिसर उपयोग है। गामा किरणें खोज की थी बैकुरल ने और 10 की पावर -14 से 10 की पावर -10 मीटर तक होती है। छोटी तरंग दैर्घ्य तथा उच्च वेधन क्षमता के कारण इनका उपयोग नाभिकीय अभिक्रियाओं में होता है। अगला है पराबैंगनी किरणें, खोज की थी रिटर्न ने 10 की पावर -8 से 3.9 × 10 की पावर -7। इसका प्रयोग अदृश्य लिखाई अंगुली के निशानों का पता लगाने व खाद्य वस्तुओं के संरक्षण में होता है। अगला है अवरक्त किरणें, हर्षेल ने खोज की थी। इनका परास है और रोगियों की सफाई और रिमोट कंट्रोल में होता है। इसके बाद रेडियो तरंगें लघु और दीर्घ, हेनरिक हर्ट्ज और मार्कोनी ने की थी। इसका उपयोग रेडियो टीवी के संचारण में होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनिक पदार्थ है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोहा। लोहा एक ध्वनिक पदार्थ है। लोहा धातु से उत्पन्न होने वाली विशेष प्रकार की ध्वनि को
अनुनादी ध्वनि कहा जाता है। धातु में यह अभिलक्षणीय गुण होता है, यही कारण है कि मंदिर या स्कूल के घंटे आदि धातु के बने होते हैं। अगला प्रश्न है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तरंग गति में समान कला में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अनुप्रस्थ तरंगों में दो पास पास के तरंगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तथा अनुदैर्घ्य तरंगों में क्रमागत दो संपीड़न या विदलन के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, रेडियो तरंग का वेग कितना होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। रेडियो तरंगों का वेग लगभग प्रकाश के वेग के समान अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, एफएम प्रसारण बैंड स्पेस के बीच होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी VHF रेंज। एफएम प्रसारण बैंड VHF वेरी हाई फ्रिक्वेंसी के बीच होता है, जिसका रेंज 30 MHz से 300 MHz होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें ध्वनि की गति सबसे तेज होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लोहा में। ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर निर्भर करती है। गैसों के सापेक्ष द्रव्यों में प्रत्यास्थता अधिक होती है और तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव्यों में ध्वनि की चाल गैसों की अपेक्षा अधिक होती है तथा ठोसों में सबसे अधिक होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 मीटर प्रति सेकंड, वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड, जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड, लोहे में ध्वनि की चाल 5130 मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, कितने माप से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। कंपन करने वाली प्रत्येक वस्तु ध्वनि उत्पन्न करती है। ध्वनि की तीव्रता जब अधिक होती है तब वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अवांछनीय अथवा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहती है। ध्वनि की सामान्य मापक इकाई डेसिबल है। डेसिबल मापक 0 से शुरू होता है, जो सामान्य मनुष्य के कान से सुनी जा सकने वाली सर्वाधिक धीमी आवाज को प्रदर्शित करती है। ध्वनि के स्रोत, साधारण बातचीत होती है 30 से 40 में, जोर से बातचीत होती है 50 से 60 में, ट्रक ट्रैक्टर से 90 से 100 और सायरन से 110 से 120 में, और जेट विमान से होता है 140 से 150 में, मशीन गन से 170, मिसाइल से 180। 80 डेसिबल से अधिक ध्वनि को शोर का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, सुपरसोनिक स्पीड मापने की यूनिट क्या है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैक। सुपरसोनिक स्पीड मापने की इकाई मैक है। मैक बराबर वस्तु की गति बटे माध्यम में ध्वनि की गति। जब मैक संख्या का मान 1 हो तब वस्तु की गति ध्वनि की गति के समान हो जाती है। यदि मैक संख्या 1.35 हो तो इसका अर्थ है कि वस्तु की गति ध्वनि की गति से 35% अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 100 हर्ट्ज की। जिन यांत्रिक तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती है वह मनुष्य द्वारा श्रव्य होती है, इसे ही ध्वनि कहा जाता है। अतः 100 हर्ट्ज आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होगी। ध्यातव्य है कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके पश्चात द्रव में तथा सबसे कम गैस में होती है। अगला प्रश्न, ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आवृत्ति। तारत्व यानी पिच ध्वनि की वह विशेषता है जिससे हम ध्वनि को मोटी तथा तीक्ष्ण या पतली कह सकते हैं। ध्वनि की तारत्व उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है। इसके ही आधार पर स्त्री एवं पुरुष की आवाज का निर्धारण किया जाता है। पुरुषों का तारत्व कम तथा महिलाओं का तारत्व अधिक होता है, इसलिए महिलाओं की आवाज पतली होती है। अगला प्रश्न है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए स्रोत तथा परावर्तक सतह के बीच कितनी न्यूनतम दूरी होनी चाहिए? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगभग 17 मीटर।
स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत किसी न्यूनतम दूरी ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात 16.6 मीटर लगभग 17 मीटर अवश्य होनी चाहिए। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज का डेसिबल स्तर होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। डेसिबल ध्वनि के स्तर की मापक इकाई है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप में लगभग 30 डेसिबल आवाज का स्तर होगा। अगला जो टॉपिक है वो ऊष्मा है। ऊष्मा से महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ते हैं और ये भी प्रीवियस ईयर में सारे कुछ प्रश्न आए हुए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो आमतौर पर घरेलू रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए फ्रेऑन। फ्रेऑन रेफ्रिजरेंट का उपयोग घरेलू रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का उपयोग खाद्य पदार्थों का प्रिजर्वेशन, बर्फ जमाने, मेडिसिन स्टोरेज, मीट और फ्रेश इत्यादि को लंबे समय तक रखने के लिए होता है। अगला प्रश्न है, किस तापमापी पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4 डिग्री पर। 4 डिग्री तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है। ऐसा पानी के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के कारण होता है। अगला प्रश्न है, सबसे कम तापमान पर जिस कोई वस्तु का पदार्थ आग पकड़ता है उसे क्या कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रज्वलन तापमान। प्रज्वलन तापमान वह न्यूनतम तापमान जिस पर कोई पदार्थ आग पकड़ लेता है वह उस पदार्थ का प्रज्वलन तापमान कहलाता है। गलनांक तापमान किसी पदार्थ का गलनांक वह तापमान है जिस पर वह अपनी पदार्थ ठोस अवस्था में पिघलकर द्रव अवस्था में बदल जाता है। जैसे बर्फ 0 डिग्री पर पिघलकर 0 डिग्री के जल के में बदल जाती है अथवा बर्फ का गलनांक 0 डिग्री होता है। हिमांक तापमान वह तापमान पर पदार्थ अपनी द्रव अवस्था में से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जैसे जल का हिमांक तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है अर्थात जल 0 डिग्री सेल्सियस पर ठोस में परिवर्तित हो जाता है। क्वथनांक किसी द्रव का क्वथनांक वह तापमान है जिस पर गर्म करने पर उस द्रव की वाष्प का दाब उस द्रव की सतह पर लगने वाली वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है अर्थात वह द्रव उबलने लगता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा अंतरण विधि से पृथ्वी को सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए विकिरण द्वारा। ऊष्मा का संचरण किसी पदार्थ में 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन तथा विकिरण। चालन ठोसों में ऊष्मा संचरण का माध्यम है। इस विधि में ठोस पदार्थ के अणु बिना अपना स्थान छोड़े ऊष्मा को एक अणु से दूसरे अणु तक स्थानांतरित करते हैं। संवहन द्वारा तरल एवं गैसीय पदार्थों में ऊष्मा का संचरण होता है। इस विधि में जब गर्म अणु अपना स्थान छोड़ने लगते हैं तब उनका स्थान ठंडे अणु ले लेते हैं। विकिरण द्वारा ऊष्मा के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। सूर्य का प्रकाश विकिरण के माध्यम से पृथ्वी तक पहुंचता है अर्थात ऊष्मा अंतरण की विकिरण विधि में पृथ्वी को सूरज से ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जब जल जमता है इसका घनत्व। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी घटता है। जब जल जमता है तो इसका घनत्व घटता है तथा आयतन बढ़ता है। मोम और घी के पिघलने पर घनत्व बढ़ता है। अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हिमांक घटता है। नमक को बर्फ के साथ मिलाने पर हिमांक घट जाता है क्योंकि क्लोराइड लवण बर्फ को पिघलाने में एजेंट का कार्य करता है। यह बर्फ पानी में घुलनशील है जिसके परिणाम स्वरूप हिमांक 0 से नीचे आ जाता है। उल्लेखनीय है कि जब जल में नमक मिलाते हैं तो इसका क्वथनांक में वृद्धि होती है तथा हिमांक में कमी होती है। अगला प्रश्न है, कौन सी धातु ताप की अच्छी सुचालक है परंतु बिजली की खराब चालक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अभ्रक। अभ्रक ताप का अच्छा सुचालक है परंतु बिजली का अच्छा खराब चालक है। ऊष्मा तथा बिजली के सुचालक स्वर्ण, चांदी, तांबा, एल्यूमिनियम। अगला प्रश्न है, दो कांच के गिलास एक दूसरे से चिपक जाते हैं उन्हें कैसे अलग अलग किया जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बाहरी गिलास को गर्म पानी में डालकर। दो कांच के गिलास चिपक जाते हैं अर्थात एक के अंदर दूसरा, जिन्हें अलग करने के लिए बाहरी गिलास को गर्म पानी से डाला जाता है। अगला प्रश्न है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम होती है। अगला प्रश्न है फारेनहाइट स्केल में पानी का क्वथनांक है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ताप की तीन मात्रक है सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन। जल का हिमांक सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री और फारेनहाइट पैमाने पर 32 डिग्री फारेनहाइट और केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन। और जल का क्वथनांक सेल्सियस पैमाने पर 100 डिग्री, फारेनहाइट पैमाने पर 212 डिग्री और केल्विन पैमाने पर 373 डिग्री, वो 373 डिग्री केल्विन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न देखने को मिलेगा एग्जाम में। स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 37 डिग्री सेंटीग्रेड। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 67 डिग्री को केल्विन में बदलेंगे तो इसका मान 273 प्लस 37 बराबर 310 केल्विन होगा। अगला जो टॉपिक है वो हमारा प्रकाश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए प्रश्न जानते हैं। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह किस रंग की दिखाई देती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 काले रंग की दिखाई देती है। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह काले रंग की दिखाई देती है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य हरे रंग की तुलना में सबसे अधिक लंबा होता है। लाल प्रकाश के हरे रंग की वस्तु से टकराने पर लाल रंग अवशोषित हो जाता है और बहुत कम प्रकाश परिवर्तित करता है, जिससे पत्ती का रंग काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है सापेक्षा का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इनमें किसे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा। 1905 ईस्वी में अल्बर्ट आइंस्टीन ने द्रव्यमान एवं ऊर्जा के बीच एक संबंध स्थापित किया जिसे सापेक्षता का सिद्धांत थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा जाता है, जिसके अनुसार द्रव्यमान ऊर्जा से संबंधित है तथा प्रत्येक पदार्थ में उसके द्रव्यमान के कारण भी ऊर्जा होती है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान m प्रकाश का वेग c तो इस द्रव्यमान से संबंधित ऊर्जा E बराबर mc² होती है तथा मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी तथा चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। ये चारों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रकाश के फैलाव के कारण। स्वच्छ आकाश का नीला रंग प्रकाश के प्रकीर्णन अथवा प्रकाश के फैलाव के कारण होता है। नीले रंग के अधिक प्रकीर्णन का कारण यह है कि नीले रंग का तरंगदैर्घ्य अन्य प्रकाश की तुलना में कम होता है। नीला प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में हवा एवं धूल के छोटे अणुओं के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। इसी कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी और प्रकाश का फैलाव या प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला प्रश्न है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी प्रकाश का अपवर्तन के नाम से जानी जाती है। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम यानी एक सघन माध्यम से विरल या विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती हैं तो किरणें तिरछी आपतित होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती हैं। इसे प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। अपवर्तन के नियम। पहला नियम है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जैसे साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू नियतांक है। स्नेल का नियम भी इसे बोलते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आभासी और सीधी। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब सीधा और आभासी होता है, क्योंकि उत्तल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव दर्पण के पीछे उसके ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। यदि किसी वस्तु की उत्तल दर्पण से दूरी को बढ़ाया जाता है तो दर्पण से बने आभासी एवं सीधे प्रतिबिंब का आकार छोटा हो जाता है। उसकी स्थिति दर्पण के पीछे ध्रुव से फोकस की ओर खिसकती जाती है।
अगला प्रश्न है, एक वस्तु को फोकल लंबाई 20 सेंटीमीटर के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष की लंबवत रखा गया है। लेंस से वस्तु की दूरी 30 सेंटीमीटर है। वस्तु बनने वाली छवि की स्थिति ज्ञात कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 60 सेंटीमीटर। फोकस दूरी एफ बराबर 20 सेंटीमीटर दिया गया है। वस्तु की दूरी यू बराबर -30 सेंटीमीटर है। छवि की स्थिति भी बराबर निकालना है। फॉर्मूला होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1/v बराबर जिस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 1/f प्लस 1/u हो जाएगा। अब 1/v बराबर f का मान दिया होगा 1/20 प्लस u का मान दिया होगा -30 रख देंगे यहाँ पर, तो ये इसका जो माइनस यहाँ पर आ जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस में। एलसीएम लेंगे 60 आएगा, इसका इसमें भाग देंगे 3 - 2 बनेगा ऊपर। जब ऊपर 3 - 2 बनेगा तो 1/v बराबर बनेगा 1/60। तो v बराबर 60 सेंटीमीटर, अतः बनने वाली छवि की स्थिति 60 सेंटीमीटर होगी। यह सॉल्विंग हो गई। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष वाले लोगों का प्रयुक्त लेंस होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी अवतल लेंस। निया और दाव से याद रखना, निया दाव निकट में अवतल लेंस और दाव से दूर में उत्तल लेंस। इसका सीक्वेंस याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निकट दृष्टि दोष, इस रोग से ग्रसित व्यक्ति नजदीक की वस्तुएं देख लेता है परंतु दूर की वस्तु नहीं देख पाता। निकट दृष्टि दोष के कारण निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, वही बताया है निया। निया से याद रखना निकट में अवतल और दाव से याद रखना दूर में उत्तल, निया दाव। निकट दृष्टि दोष होने के कारण आंख के लेंस की मोटाई का बढ़ जाना है, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। यह आ गया दूरदृष्टि दोष, उत्तल लेंस, दाव से याद रखना इसको, निया दाव। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, दूरदृष्टि एक का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 200/3 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। चलिए जानते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दूरदृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस। फॉर्मूला है 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। जब इसमें रख देंगे तो इसका 1/25 माइनस 1/40 बनेगा और 8 माइनस 5/200 बनेगा। 1/f बराबर 3/200, तो f बराबर 200/3 बन जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट में आपने आंसर इसका पढ़ ही लिया है। चलिए अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। यदि कोई h ऊंचाई का व्यक्ति समतल दर्पण में अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखना चाहता है तो समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई h/2 होनी चाहिए, यानी उसकी आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह दिखाई पड़ता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी काला। कोई वस्तु उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वह उत्सर्जित करती है। यदि वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है तो यह काली दिखाई देती है। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो यह काला दिखाई देगा, क्योंकि लाल रंग फिल्टर में अवशोषित हो जाता है। लाल, हरा, नीला मुख्य रंग हैं जिनके मिश्रण द्वारा अन्य रंग प्राप्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट जानते हैं। पर्दे पर उत्तल लेंस वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है तथा उत्तल लेंस आपतित प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करता है, अर्थात अभिसारित करता है, इसलिए उत्तल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। अगला प्रश्न है, किस रंग के प्रकाश को तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। अगला राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सबसे कम तरंग दैर्घ्य बैगनी रंग की होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है जिसका मान 3.8 × 10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है, और लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है जिसका मान 7.5 से
इंटू 7.-10⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। अगला प्रश्न है, किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, नारंगी। सूर्य के प्रकाश में बैंगनी रंग जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है तथा प्रकीर्णन का सबसे अधिक व लाल रंग की जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है का प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। जो प्रकीर्णन है और तरंग दैर्घ्य है ये आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। इसके बाद नारंगी की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। तरंग दैर्घ्य को क्रमशः निम्नवत इस प्रकार लिखा गया है, पहले लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैगनी। इसी वजह से इसका आंसर नारंगी है क्योंकि इसमें लाल नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नीले प्रकाश में। नीला प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है जबकि लाल प्रकाश में सबसे कम ऊर्जा होती है। ऊर्जा घटते क्रम में विभगी ओर है बैगनी, सबसे अधिक ऊर्जा इसमें होती है, फिर आसमानी, फिर नीला, फिर हरा, फिर पीला, फिर नारंगी, फिर लाल। सबसे कम ऊर्जा लाल रंग के प्रकाश में होती है। अगला प्रश्न है, सूर्य छतरी के लिए उत्तम रंग होते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूर्य छतरी के लिए शीर्ष पर सफेद और भीतर से काला रंग सर्वोत्तम होगा क्योंकि सफेद रंग सूर्य से आने वाले किरणों को पूर्णतः परावर्तित कर देता है जिससे कम धूप का आभास होता है। अगला प्रश्न है, किसका सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने प्रारंभिक मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। वायु का अपवर्तनांक 1.01, 1.001, जल का अपवर्तनांक 1.33 और हीरे का अपवर्तनांक 2.4 तथा कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। इसीलिए हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा है, 2.4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रकाश का कौन सा रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से सबसे तेज गमन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लाल रंग। लाल रंग शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम में तेज गमन कर सकता है। लाल रंग का वेग सबसे अधिक है और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, 7500 एंगस्ट्रॉम। लाल रंग प्राथमिक रंग है। लाल गुलाब को हरा शीशे के माध्यम से देखे तो वह काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, उत्तल दर्पण। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा पढ़ने के लिए टेबल लैंप में भी उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र जल के नीला रंग का होने का क्या कारण है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, पानी द्वारा रोशनी का छितराव। समुद्र के जल के नीला रंग का होने का कारण यह है कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें समुद्र पर गिरती हैं तो विशेषकर उस जगह पर जहां इसका जल गहरा और स्वच्छ होता है तो वहां से परावर्तित होने के बाद इस प्रकार प्रकाश में मौजूद 7 रंगों में से केवल नीला रंग ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, अर्थात नीले रंग का प्रकीर्णन छितराव सबसे अधिक होता है। यही कारण है कि समुद्र हमें नीला दिखाई देता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी लाइट माइक्रोस्कोपी में किसके लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, एक्स्ट्रा फैक्ट में ऑप्शन भी मिल जाएगा। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी वे उपकरण हैं जो दृश्य प्रकाश तथा लेंसों का उपयोग कर छोटी वस्तुओं की बड़ी छवि बनाते हैं। मूलभूत प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी बहुत ही सरल युक्ति है जो रिजोल्यूशन या कॉन्ट्रास्ट बढ़ाने के उद्देश्य से बनाई जाती है। प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी में सूक्ष्मदर्शी की विभिन्न शक्ति बढ़ाने के लिए तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रकाश के पथ में एक स्पेस वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, अपारदर्शी। जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु के ऊपर से होकर गुजरता है तो यह प्रकाश की किरण को परावर्तित कर देती है जिससे उस अपारदर्शी वस्तु की छाया बनती है, जबकि किसी पारदर्शी माध्यम में हम आर पार देख सकते हैं क्योंकि प्रकाश इससे पार हो जाता है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक रंग है? राइट आंसर है
ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी लाल, हरा और नीला। वे रंग जो किसी अन्य रंग के संयोग से नहीं बने होते हैं वे प्राथमिक रंग कहलाते हैं। प्रकृति में 3 प्राथमिक रंग हैं, नीला, हरा, लाल पाए जाते हैं। यही 3 प्राकृतिक रंग हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हमने कवर किए हैं। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।